गुलशन वासुदेवा, जिन्हें लोग हरीश के नाम से भी जानते थे, मूल रूप से पूर्वी दिल्ली की झिलमिल कॉलोनी के रहने वाले थे। लेकिन अक्टूबर 2019 में उन्होंने अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी में किराए का फ्लैट लिया था। गुलशन के साथ उस फ्लैट में उनका पूरा परिवार रहता था। उनका 13 साल का बेटा ऋतिक, 18 साल की बेटी कृतिका, पत्नी परमीना जिनकी उम्र 43 साल थी, और उनकी मैनेजर संजना जिसकी उम्र 26 साल थी। गुलशन का दिल्ली के गांधीनगर की रेडीमेड कपड़ों की मशहूर मार्केट में जींस का कारोबार था। उनके दोनों बच्चे दिल्ली के श्रेष्ठ विहार स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। बेटी कृतिका 12वीं कक्षा में थी, जबकि बेटा ऋतिक 9वीं कक्षा में था। कृतिका को फैशन की दुनिया से बेहद लगाव था। वो 12वीं के बाद किसी बड़े फैशन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था कि वो एक दिन एक कामयाब फैशन डिजाइनर बने, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो लगातार मेहनत भी कर रही थी। गुलशन को अपने दोनों बच्चों से बेइंतहा प्यार था। वो उनकी हर जरूरत और हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। जींस के कारोबार के अलावा गुलशन के और भी कई कारोबार थे। उन्होंने प्रॉपर्टी के काम में भी भारी रकम निवेश कर रखी थी। इसके अलावा कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन के साथ भी उन्होंने लाखों रुपए लगाए थे। लेकिन बीते कुछ समय से हालात तेजी से बदलने लगे थे। करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश बुरी तरह फंस चुका था। नोटबंदी के बाद उनका पैसा वापस आना लगभग बंद हो गया था। इसके बावजूद गुलशन के परिवार में आपसी प्यार और जुड़ाव में कोई कमी नहीं थी। जब भी गुलशन को फुर्सत मिलती, वो परिवार को साथ लेकर घूमने निकल जाते थे, ताकि घर का माहौल हमेशा खुशहाल बना रहे। जिस कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी में गुलशन वासुदेवा करीब 2 महीने पहले आकर रहने लगे थे, उससे पहले वो लगभग 4 साल तक पास की ही एटीएस सोसाइटी में रहते थे। उस दौरान उनके साथ उनके 80 वर्षीय पिता नारायण दास वासुदेवा भी रहा करते थे। गुलशन की पत्नी परमीना एक बेहद समझदार और संवेदनशील महिला थीं। वो अपने बीमार ससुर की पूरे मन से सेवा करती थीं। नारायण दास भी अपने बेटे से ज्यादा बहू परमीना को मानते थे और उन पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन वक्त के साथ गुलशन की आर्थिक स्थिति अचानक बिगड़ने लगी। जब हालात ज्यादा खराब हुए और मकान बदलने की नौबत आई, तो गुलशन ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपने पिता को बड़े भाई सतपाल के घर छोड़ दिया। गुलशन नहीं चाहते थे कि उनकी आर्थिक बदहाली का असर उनके बुजुर्ग पिता की सेहत पर पड़े। गुलशन वासुदेवा 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी सबसे बड़ी बहन विधवा थीं और अपने बच्चों के साथ रहती थीं। वहीं उनके दोनों बड़े भाई देवेंद्र और सतपाल दोनों ही विवाहित थे और अपने अपने परिवार के साथ दिल्ली की झिलमिल कॉलोनी में ही रहते थे। दोनों भाइयों का भी गांधीनगर की रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में कारोबार था। गुलशन के पिता नारायण दास रेलवे से सेवानिवृत्त हो चुके थे। चूंकि लंबे समय तक पिता की देखभाल गुलशन ही करते रहते थे, इसलिए नारायण दास अपनी पूरी पेंशन अपनी विधवा बेटी को भेज देते थे। हालांकि गुलशन के दोनों बड़े भाई आर्थिक रूप से काफी समृद्ध माने जाते थे। कारोबार में लगातार घाटा होने के बाद शुरुआती दौर में दोनों भाइयों ने गुलशन और उसके परिवार की भरपूर मदद की। लेकिन वक्त के साथ जब उनकी अपनी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगी, वह मदद भी धीरे धीरे बंद हो गई। यही वह दौर था जब गुलशन की दूरी अपने ही परिवार से बढ़ने लगी। एटीएस सोसाइटी में गुलशन के पास 2 बेडरूम का फ्लैट था, लेकिन कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी में उन्होंने 3 बेडरूम वाला फ्लैट लिया। इसी वजह से उनकी मैनेजर संजना भी उनके साथ आकर रहने लगी थी। और फिर आई 3 दिसंबर 2019 की वो ठंडी सुबह। करीब 4:45 बजे का वक्त था। सोसाइटी के तीनों सुरक्षा गार्ड कुर्सियों पर बैठे अलाव के पास हाथ सेंकते हुए सर्दी भगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक टावर ए की तरफ से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे ऊपर की किसी मंजिल से कोई भारी चीज सड़क पर आकर गिरी हो। एक सिक्योरिटी गार्ड वहीं रुक गया, जबकि बाकी दोनों गार्ड उस दिशा में बढ़ गए जहां से तेज आवाज सुनाई दी थी। जैसे ही वे टावर ए के पास पहुंचे, वहां लगी बिजली की रोशनी में जो दृश्य उन्होंने देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सड़क पर 3 लोग खून से लथपथ हालत में पड़े थे। उनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे ऊपर की किसी मंजिल से सीधे नीचे गिरे हों, या फिर किसी ने उन्हें जानबूझकर धक्का दिया हो। गिरने की वजह से आसपास की सड़क खून से लाल हो चुकी थी। एक पुरुष और एक महिला के शरीर में कोई हरकत नहीं थी,
जबकि तीसरी महिला के मुंह से दर्द भरी कराह निकल रही थी और उसके शरीर में हल्की सी हलचल दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखते ही दोनों गार्ड घबरा गए और तुरंत आवाज देकर तीसरे गार्ड को भी अपने पास बुला लिया। तीनों गार्डों ने जब गौर से देखा तो उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि सड़क पर पड़े ये तीनों लोग कोई और नहीं बल्कि सोसाइटी में रहने वाले गुलशन वासुदेवा, उनकी पत्नी परमीना और उनके साथ रहने वाली संजना थे। हालात की गंभीरता को समझते हुए तीनों गार्डों ने तुरंत सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में सोसाइटी के अन्य लोग भी एक दूसरे से खबर सुनकर मौके पर पहुंचने लगे। इसी बीच दयानंद नाम के एक गार्ड ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस भयानक हादसे की सूचना दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना तुरंत स्थानीय इंदिरापुरम थाने में भेज दी गई। उस वक्त इंदिरापुरम थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह पूरी रात गश्त के बाद थाने पहुंचकर अपने कार्यालय में बैठे थे और थकान उतारने के लिए चाय की चुस्की ले रहे थे कि तभी मुंशी ने आकर उन्हें अपरा सफायर सोसाइटी में हुई इस गंभीर घटना की जानकारी दी। खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि चाय का घूंट उनके गले से उतरना मुश्किल हो गया। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बिना देर किए एसआई शिशपाल सिंह, धीरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल विकास वीर और श्यामलाल को साथ लिया और महज 10 मिनट के भीतर कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी पहुंच गए। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही सोसाइटी के लोगों ने पास के शांति गोपाल अस्पताल में फोन करके एम्बुलेंस को बुला ली थी। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर तीनों खून से लथपथ लोगों की नब्ज टटोली। उसी वक्त यह साफ हो गया कि गुलशन वासुदेवा और उनकी पत्नी परमीना की मौत हो चुकी थी, जबकि परिवार की दूसरी महिला सदस्य संजना की सांसें अब भी चल रही थीं। एम्बुलेंस के पहुंचते ही पुलिस ने आनन फानन में संजना को शांति गोपाल अस्पताल भिजवाया। उसके साथ एसआई शिशपाल सिंह भी अस्पताल पहुंचे। इधर इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण कर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि ऊपर से गिरने वाले तीनों लोग गुलशन वासुदेवा के ही परिवार के सदस्य थे। सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करने पर यह भी स्पष्ट हो गया कि गुलशन वासुदेवा टावर ए की 8वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 806 में अपने परिवार के साथ रहते थे। सोसाइटी के पदाधिकारियों और अपने सहयोगियों के साथ इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह जब 8वीं मंजिल के उस फ्लैट पर पहुंचे तो वहां का दरवाजा अंदर से बंद मिला। गार्डों की मदद से दरवाजे की कुंडी तोड़ी गई और पुलिस ने फ्लैट के भीतर प्रवेश किया। अंदर कदम रखते ही ड्राइंग रूम की दीवारों पर टंगी तस्वीर ने सभी का ध्यान खींच लिया। दीवारों पर परिवार की बचपन से लेकर हाल तक की कई तस्वीरें फ्रेम में सजी हुई थीं, मानो ये घर कभी खुशियों से भरा रहा हो। पुलिस ने एक एक कर सभी कमरों की तलाशी ली, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई हालात और भयानक होते चले गए। जांच में सामने आया कि घर में सिर्फ 3 लोगों की मौत नहीं हुई थी, बल्कि फ्लैट के भीतर 2 और शव पड़े थे, एक लड़की और एक लड़के का। सोसाइटी के लोगों ने उनकी पहचान गुलशन के बच्चों कृतिका और ऋतिक के रूप में की। दोनों बच्चों की हत्या गला रेत कर की गई थी। उसी कमरे में एक पालतू खरगोश का शव भी पड़ा मिला। उसकी गर्दन मरोड़ी गई थी, जिससे साफ था कि उसे भी जानबूझकर मारा गया था। इसी बीच सुबह का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। 5 लोगों की मौत की खबर कृष्णा अपरा सोसाइटी में जंगल की आग की तरह फैल गई। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने तुरंत अपने क्षेत्र के एसपी केशव कुमार को सूचना दी। साथ ही एसपी सिटी मनीष मिश्रा और एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को भी पूरी घटना से अवगत कराया। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए सूचना मिलते ही जिले के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया और मीडिया के लोग भी खबर मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते सोसाइटी के भीतर और बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इतनी बड़ी और खौफनाक घटना की वजह क्या थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने फ्लैट के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें ली, फिंगरप्रिंट्स जुटाए और हर उस सबूत को कब्जे में लिया जो इस वारदात की परतें खोलने में मदद कर सकता था। इसी दौरान गुलशन के कुछ करीबी दोस्तों और झिलमिल कॉलोनी में रहने वाले उनके परिजनों को भी इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी। सुबह होते होते वो सभी घटना स्थल पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने उनसे पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। करीब 11 बजे तक
पुलिस ने पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। फ्लैट के एक कमरे में पंखे से लटका हुआ फंदा मिला, जिससे संकेत मिला कि गुलशन वासुदेवा ने बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या की कोशिश की थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक ही कमरे में 3 फंदे लगाने की जगह न होने के कारण उसने आत्महत्या का तरीका बदल दिया। पुलिस के थ्योरी के मुताबिक गुलशन, उसकी पत्नी परमीना और मैनेजर संजना ने बालकनी में कुर्सी लाइन से रखी और फिर एक साथ नीचे कूद गए। उन्होंने वही कमरा चुना जिसकी बालकनी में सुरक्षा जाली नहीं लगी थी। ड्राइंग रूम में दीवार पर एक बड़ा प्रोजेक्टर लगा हुआ था और होम थिएटर सिस्टम भी मौजूद था। इन सबसे यह साफ झलकता था कि यह परिवार डिजिटल उपकरणों का खूब इस्तेमाल करता था और कभी एक सामान्य और खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन उस एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस को फ्लैट के एक कमरे से आला एक कत्ल के तौर पर एक चाकू और एक रस्सी बरामद हुई। आशंका जताई गई कि इन्हीं के जरिए दोनों बच्चों की गला रेतकर हत्या की गई थी। उसी कमरे से 500 रुपए के 18 नोट और 100 रुपए के कुछ नोट भी मिले, जिनकी कुल रकम करीब 10,000 रुपए थी। कॉलोनी के लोगों से पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस रात पूरे परिवार ने बच्चों की हत्या कर आत्महत्या की, उस दिन गुलशन ने सोसाइटी के गार्ड, मेड और एक अन्य कर्मचारियों को जैकेट और कंबल बांटे थे। शाम के वक्त घर में बने मंदिर में पूरे परिवार ने साथ बैठकर पूजा अर्चना भी की थी। पूरी घटना का विश्लेषण करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि गुलशन नहीं चाहता था कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा बचे। इसके लिए उसने मौत को गले लगाने के कई तरीके पहले से ही सोच रखे थे। रसोई में मिली सल्फास की पुड़िया और 3 ग्लास, बाथरूम से बरामद हुई सिरिंज और बेडरूम से मिला चाकू व रस्सी, ये सभी चीजें इस बात की गवाही दे रही थीं कि गुलशन किसी भी हालत में बच्चों की हत्या करना चाहता था। शायद उसके मन में यह धारणा बन चुकी थी, उसके मरने के बाद उसके बच्चों को तकलीफ भरी जिंदगी न जीनी पड़े। पुलिस को ऐसा प्रतीत हुआ कि गुलशन ने पहले खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेटी को बेहोश किया। जब दोनों गहरी नींद में चले गए तो पहले उनका गला दबाया गया और फिर चाकू से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद गुलशन ने अपनी पत्नी परमीना और मैनेजर संजना के साथ मिलकर 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पूरे हालात को देखकर यह भी साफ हो गया कि इस वारदात की पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। पुलिस का मानना था कि गुलशन और दोनों महिलाओं ने आपसी सहमति से नीचे कूदने का फैसला लिया था। संभव है कि बच्चों को उनकी मौत का कोई अंदाजा ना रहा हो, इसलिए उन्हें पहले भारी मात्रा में नशे की डोज दी गई हो। अगर ऐसा ना किया गया होता या बच्चों की सहमति ना होती तो मारने के दौरान चीख पुकार की आवाज जरूर आती, लेकिन कॉलोनी में किसी ने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। कॉलोनी के लोगों से पूछताछ में यह भी सामने आया कि गुलशन ने काफी समय पहले ही इस घटना को अंजाम देने का मन बना लिया था। उसके घर में कुंती नाम की एक मेड काम करती थी। कुंती की मौसी गीता ने पुलिस को बताया कि कुंती ने गुलशन के घर पर करीब 1 महीने पहले तक काम किया था। 27 नवंबर को गुलशन ने उसका पूरा हिसाब कर दिया और कहा कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह थी कि ड्राइंग रूम की दीवार पर पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला। इस नोट में गुलशन ने लिखा था कि उन सभी की मौत के लिए उसका साढ़ू राकेश वर्मा जिम्मेदार है। साथ ही उसने अंतिम इच्छा भी लिखी थी कि उन सभी का अंतिम संस्कार एक ही जगह एक साथ किया जाए। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने उच्च अधिकारियों से मशवरा करने के बाद उसी दिन इंदिरापुरम थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में सामने आ चुका था कि गुलशन के साढ़ू राकेश वर्मा ने उसके लाखों रुपए हड़प लिए थे और वापस नहीं किए थे। इसी आर्थिक तंगी और मानसिक अवसाद में आकर गुलशन ने बच्चों की हत्या कर खुद भी मौत को गले लगाने का फैसला किया। जांच अधिकारी महेंद्र सिंह ने मामले में धारा 306 भी जोड़ दी। मौके से बरामद सिरिंज, सल्फास, तीनों गिलासों में मौजूद पेय पदार्थ, चाकू और रस्सी को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया। गुलशन के परिजनों से बातचीत के बाद पुलिस को राकेश वर्मा और गुलशन के बीच हुए तमाम लेन देन की जानकारी भी मिल चुकी थी। मामला बेहद गंभीर होने के कारण 5 शवों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा किया गया। इसके लिए जिला अधिकारी से रात में ही अनुमति ली गई। अगली सुबह तक सभी का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया। पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कृतिका की मौत फांसी के कारण हुई थी, जबकि बेटे ऋतिक की मौत चाकू से गला रेतने के चलते हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि गुलशन, उसकी पत्नी परमीना और संजना, तीनों की मौत हेमरेज
यानी अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि गुलशन ने पहले अपनी बेटी कृतिका को फंदे से लटकाया था और उसके बाद उसका गला रेता था, यानी गला रेतने से पहले ही कृतिका की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गुलशन के शरीर पर कुल 4 जगह चोटों के निशान पाए गए, जबकि परमीना और संजना के शरीर पर करीब 6 जगह चोटें थीं। यह भी जांच का विषय था कि मृतकों ने कोई विषैला पदार्थ खाया था या नहीं। इसका खुलासा बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकता था, जिसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। इसके अलावा ये बात भी स्पष्ट हो गई कि सभी 5 लोगों की मौत लगभग 4 घंटे के भीतर हुई थी। पोस्टमार्टम के अगले दिन पुलिस ने 5 शव उनके परिजनों को सौंप दिए। चूंकि गुलशन, परमीना और दोनों बच्चे एक ही परिवार के सदस्य थे, इसलिए परिजनों ने उनके शव लेकर उसी दिन हिंडन घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं संजना, जो गुलशन की मैनेजर थी, उसका शव लेने के लिए उसकी मां नूरजहां और भाई फिरोज पहुंचे। वे शव को अपने साथ ले गए और संजना को सिपुर्द खाक किया गया। 5 लोगों की मौत के इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा संजना को लेकर हुई। सवाल उठने लगे, दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाली संजना आखिर गुलशन वासुदेवा के पूरे परिवार के साथ जान देने को कैसे तैयार हो गई। लोगों के बीच यही चर्चा थी कि गुलशन और संजना के रिश्ते का असली नाम क्या था। हालांकि संजना की मां और भाई ने पुलिस को जो बयान दिए, उनसे स्थिति काफी हद तक साफ हो गई। ये सामने आया कि दिल्ली के वेलकम इलाके की रहने वाली संजना करीब 7 सालों से गुलशन के संपर्क में थी। शुरुआत में वो गुलशन की फैक्ट्री में काम देखती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका गुलशन के घर आना जाना बढ़ता गया। करीब 1.5 महीना पहले जब गुलशन अपने परिवार के साथ एटीएस सोसाइटी से कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी में शिफ्ट हुआ, तब से संजना भी उनके साथ ही रहने लगी थी। लेकिन संजना का गुलशन से रिश्ता आखिर क्या था, ये किसी को साफ तौर पर पता नहीं था। संजना मुस्लिम समुदाय से थी और उसका असली नाम भी गुलशन ही था। करीब 3 साल पहले उसने अपना नाम बदलकर संजना रख लिया था। 26 वर्षीय संजना पिछले 7 सालों से गुलशन वासुदेवा की फैक्ट्री में बतौर सुपरवाइजर काम कर रही थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंध गए और उनके बीच बेहद करीबी रिश्ते बन गए। करीब 1.5 साल पहले संजना घर छोड़कर चली गई थी। जाते वक्त उसने कहा था कि वह गुलशन वासुदेवा से शादी करने जा रही है। कुछ दिन बाद वह घर लौटी, अपने कपड़े और जरूरी सामान लिया और फिर हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद वह गुलशन के कारोबार में पूरी तरह से उनकी मदद करने लगी। परमीना के परिजनों ने पुलिस को बताया कि गुलशन और संजना कुछ समय तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। उन्होंने शायद चोरी छिपे शादी भी कर ली थी, जिसकी जानकारी बाद में परमीना को हो गई थी। जब पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई, तो परमीना ने पति की खुशी के लिए संजना को पत्नी के तौर पर साथ में रहने की अनुमति दे दी। यही वजह थी कि जब गुलशन अपरा सोसाइटी में शिफ्ट हुआ, तो उसने संजना से किराए का फ्लैट छुड़वा दिया और उसे अपने परिवार के साथ उसी फ्लैट में ले आया। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की कि संजना गुलशन की पत्नी थी या सिर्फ प्रेमिका, लेकिन यह पूरी तरह साफ हो गया था कि गुलशन के परिवार ने संजना और उसके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि संजना पूरे परिवार से इस कदर जुड़ चुकी थी कि उसने भी गुलशन के साथ खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि गुलशन ने इतना भयानक कदम आखिर क्यों उठाया। जांच में इस सवाल का जवाब भी धीरे धीरे सामने आने लगा। परमीना की बड़ी बहन संगीता के पति राकेश वर्मा, जो साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में रहता था, उसने कुछ समय पहले गुलशन से प्रॉपर्टी कारोबार में निवेश करने को कहा था। गुलशन ने उस पर भरोसा कर 1.25 करोड़ रुपए उसे दे दिए। इसके बदले राकेश वर्मा ने साल 2015 में अपनी मां फूला वर्मा से शालीमार गार्डन स्थित एक कोठी का एग्रीमेंट गुलशन के करीबी सीए प्रवीण बख्शी के नाम करा दिया। लेकिन 2018 में वही कोठी 1.49 करोड़ रुपए में किसी और को बेच दी गई, बल्कि अपने कुछ दोस्तों से उधार लेकर भी निवेश कराया था। जब गुलशन ने अपने पैसे वापस मांगे, तो राकेश ने चेक दिए जो बाउंस हो गए। लगातार तगादा करने के बावजूद राकेश ने पैसे नहीं लौटाए। इससे गुलशन और उसका परिवार भारी तनाव में आ गया। राकेश का कहना था कि जिन प्रॉपर्टी में पैसा लगाया गया था, नोटबंदी और रियल एस्टेट में आई मंदी के कारण उनके दाम काफी गिर चुके थे। निराश होकर गुलशन ने राकेश वर्मा और उसकी मां फूला वर्मा के खिलाफ साहिबाबाद थाने में धोखाधड़ी, चेक बाउंस और अमानत में खयानत का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि बाद में दोनों को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को पड़ताल में यह भी पता चला
कि राकेश वर्मा सिर्फ प्रॉपर्टी कारोबारी ही नहीं था, बल्कि पंजाब में होटल भी चलाता था, जहां उसे भारी घाटा हो रहा था। उसका कारोबार झूठ और फरेब के सहारे कई राज्यों में फैला हुआ था। पुलिस को कोलकाता, दिल्ली और नोएडा में उसके कारोबार की पुख्ता जानकारी मिली। इसके अलावा पटना, उत्तराखंड और झारखंड तक उसे संपत्तियां बना रखी थीं। इन सब के लिए उसने न सिर्फ गुलशन वासुदेवा बल्कि कई अन्य जानकारों और रिश्तेदारों को भी मोहरा बनाया था। गोवा जैसे कुछ स्थानों पर उसने होटल किराए पर लेकर संचालन किया, लेकिन हर जगह उसे घाटा ही उठाना पड़ा। एक ओर उस पर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी। इधर करोड़ों के नुकसान तले दबा गुलशन कई सालों तक हालात से लड़ता रहा, लेकिन लेनदारों का दबाव उसकी सहन शक्ति से बाहर हो चुका था। इसी बीच कोलकाता की एक कंपनी में करीब 60 लाख रुपए डूबने की खबर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। यहीं से उसने अपने पूरे परिवार के खात्मे का खौफनाक फैसला ले लिया। इंदिरापुरम पुलिस ने सभी तथ्यों के सामने आने के बाद गुलशन के साढ़ू राकेश वर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि राकेश की मां फूला देवी पहले ही फरार हो चुकी थीं। इस दिल दहला देने वाली हत्या और आत्महत्या कांड के बाद पुलिस आरोप पत्र तैयार करने और मामले की अंतिम कानूनी प्रक्रिया में जुट गई थी। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।